दोस्तों, आप लोग आमतौर पर जो भी क्राइम की कहानियाँ सुनते हैं, उन सारी कहानियों को सुनने के बाद में हम और आप एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं कि ज़्यादातर क्राइम की कहानियों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं। यानी एक तरीके से समाज को उन्होंने अच्छी तरीके से सीखा नहीं होता है, समझा नहीं होता है, जिसकी वजह से वो क्राइम के रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, कुछ क्राइम की घटनाएँ ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही सभ्य व्यक्ति, या फिर यूँ कहें कि एक ऐसी पोस्ट पर कार्यरत वो व्यक्ति होता है कि जिसकी पोस्ट की हम लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो व्यक्ति होता है क्राइम के रास्ते पर चलता है और उसके बाद क्राइम को कुछ इस तरीके से अंजाम देता है कि जब लोगों तक ये बात पता चलती है तो लोग वाकई हैरान होते हैं और लोग ये सोचते हैं कि अगर इस तरीके के लोग भी क्राइम करेंगे तो फिर ये आम जनता के लिए क्या संदेश जाएगा। क्या लोग इस तरीके के लोगों से क्या उपेक्षा करते हैं और वो क्या कृत्य करते हैं। तो दोस्तों, आज की घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति जो कि आर्मी में सूबेदार है और जम्मू कश्मीर में कार्यरत है, लेकिन उसके बाद में वो छुट्टी अपने घर पे आता है और वो और उसकी पत्नी मिलकर उसकी जो गोद ली हुई बेटी थी उसके साथ में जो करते हैं, यकीनन दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरान हो सकते हैं, आप लोग परेशान हो सकते हैं और आप लोग यही सोचेंगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और घटना को शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं कल के दिन जो आप लोगों ने किए हैं, वो सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे। अगर आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं या फिर किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये मैं कल के दिन अपने वीडियो में ज़रूर से ज़रूर पढ़ूंगा। तो दोस्तों, आज की जो घटना है, इस कहानी की असल में शुरुआत होती है तमिलनाडु से, और तमिलनाडु का एक ज़िला पड़ता है मुदैर ज़िला। और दोस्तों, इसी मुदैर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, ओम चिकमाला थाना। और इसी ओम चिकमाला थाने के अंतर्गत ये जो पूरा मामला है ये पेश आया। दरअसल 22 मार्च साल 2024 ये वो दिन था कि मुदैर के हॉस्पिटल में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी अपनी लगभग एक 11 साल की बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में आते हैं और वो कहते हैं कि साहब, हमारी बच्ची बेहोश है, इस बच्ची को बचा लीजिए। अब जैसे ही डॉक्टर इस माता पिता को इस परेशानी की हालत में देखते हैं, सबसे पहले उस बच्ची को उपचार के लिए हॉस्पिटल के अंदर लेके जाया जाता है, इमरजेंसी वार्ड में। लेकिन दोस्तों, जब इमरजेंसी वार्ड में उस बच्ची को लेके जाया जाता है और वहाँ पर जब डॉक्टर इस बच्ची का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट तो करते, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर ये समझ जाते हैं कि अब इस बच्ची के अंदर कुछ नहीं बचा, यानी इस बच्ची की मौत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। अब उसके बाद में जो डॉक्टर होते हैं वो इस दंपति जो इस बच्ची को लेके आए थे उन दोनों से कहते हैं कि क्या हुआ था तुम्हारी बेटी को। तो ये बताते हैं कि साहब, हमने तो अपनी बच्ची को बेहोशी की हालत में देखा था। उसके बाद में जो डॉक्टर होते हैं उन्हें मामला थोड़ा सा संदिग्ध लगता है। उसके बाद वहाँ से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब मुदैर पुलिस थाने की पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है, यानी इस दंपति से पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ में ये दोनों लोग यही बातें बताते हैं कि साहब, हमने तो अपनी बच्ची को बेहोशी की हालत में देखा था, इसलिए हम लोग उसे हॉस्पिटल लेके आ गए। अब दोस्तों, उस डेड बॉडी को सबसे पहले पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। यानी पोस्टमार्टम से ये चीज़ें साफ हो सकती हैं कि आखिर ये दोनों दंपति कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता है। इधर इस दंपति के जो भी बयान थे वो लिखवा लिए जाते हैं। और दोस्तों, जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में जो खुलासा होता है, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरत करेंगे कि इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आखिर ऐसा कैसे आ सकता है। कोई भला अपनी ही बेटी के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि ये जो बच्ची है इसका गला दबाकर इसकी हत्या की गई है, यानी सांस थम जाने की वजह से इसकी मौत हुई है। और इससे पहले इस बच्ची के साथ में काफ़ी ज़्यादा शारीरिक शोषण किया गया है। यानी एक तरीके से ये जो बच्ची थी 11 साल मात्र इसकी उम्र है और इसके साथ में शारीरिक शोषण हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें पोस्टमार्टम में सामने आती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस बच्ची की गला दबाकर अगर हत्या की गई है और इस बच्ची के साथ में शारीरिक शोषण किया गया है
तो भला कौन कर सकता है। और इस बच्ची की मौत हुई है तो आखिर माता पिता यूँ क्यों बोल रहे हैं कि आखिर इस बच्ची के साथ में कुछ नहीं हुआ है, बस उन्हें बेहोशी की हालत में मिली थी, इसके बाद में वो हॉस्पिटल ले गया। यानी पुलिस का कहीं ना कहीं जो शक था वो अब इस माता पिता के ऊपर चला जाता है। इसलिए पुलिस इन दोनों माता पिता को अपनी कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद में सबसे पहले इन्हें पुलिस थाने लेके जाती है। और दोस्तों पुलिस थाने ले जाने के बाद में पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है तो शुरुआत में तो ये जो व्यक्ति है ये पुलिस से कहता है कि साहब मैं कोई आम इंसान तो हूँ नहीं, मैं एक आर्मी में एक सूबेदार हूँ और जो कि पिछले हफ्ते ही 1 महीने की छुट्टी पे आया हूँ और मैं जम्मू कश्मीर में कार्यरत हूँ। जब ये बातें पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले अपनी पूछताछ तो करते ही हैं क्योंकि क्राइम हुआ है और उस क्राइम के पीछे अगर ये 2 लोग संदिग्ध लग रहे हैं तो पुलिस की छानबीन तो बनती है। इसलिए पुलिस इन दोनों को फ्रंट सीट पर बिठा के जब पूछताछ करते हैं और थोड़ी सी भी सख्ती जब इन लोगों के ऊपर दिखाते हैं तो ये लोग पुलिस के सामने टूटते हैं और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाते हैं वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। दरअसल ये दोनों दंपति पुलिस को बताते हैं कि साहब ये जो लड़की है जिसकी मौत हो चुकी है, जब ये बहुत छोटी सी थी उसी समय इसकी माँ का इंतकाल हो गया था, यानी इसकी माँ की डेथ हो गई थी। अब जब पुलिस वाले पूछते हैं कि अच्छा ठीक है माँ की मृत्यु हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी, आगे क्या, तो ये दोनों लोग बताते हैं कि साहब जब इसकी माँ की डेथ हो चुकी थी, जब इसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी तो उस समय इसके जो पिता थे उन्होंने भी इस बच्ची को छोड़ दिया। ये बच्ची थी और एक इसका भाई था। ये भी बच्ची तनहा रह जाते हैं तो ये दोनों दंपत्ति जो थे जो कि रिश्ते में उस मरने वाली लड़की के चाचा और चाची थे। चाचा जो था फौज में था। अब जो चाची है ये कहती है कि ठीक है अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें निकाल दिया है तो हम लोग तुम्हें गोद ले लेंगे, हम लोग तुम्हारी परवरिश करेंगे, हम लोग तुम्हें बड़ा करेंगे। उसके बाद में ये लोग उस बच्ची को गोद ले लेते हैं और गोद लेने के बाद में ये लोग बच्ची को हल्के हल्के उसकी परवरिश करने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जो चाचा था चूँकि ये आर्मी में था, सूबेदार था, इसलिए जम्मू कश्मीर में इसकी पोस्टिंग थी। बीबी घर पे अकेली रहती थी। अब बच्चे गोद ले लिए थे तो किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उसके बाद में पिछले महीने की बात है, पिछले हफ्ते की बात है सॉरी, और ये जो सूबेदार था ये आर्मी से 1 महीने की छुट्टी से आता है और छुट्टी पे आने के बाद में अपने परिवार के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करता है। लेकिन दोस्तों इस बीच में इसकी जो नज़र है वो अपनी ही जो गोद ली हुई बेटी है यानी जो भतीजी है सगी, उसके ऊपर फिसल जाती है। उसके बाद में जब इसकी पत्नी एक दिन घर पर नहीं होती है, ये उस भतीजी के साथ में आपत्तिजनक हरकतें करने लगता है। जब बच्ची के साथ में आपत्तिजनक हरकतें करता, कभी उसको इधर टच उधर टच। अब जो बच्ची थी इस बात का शायद विरोध भी करती है, लेकिन ये जो आरोपी था ये लगातार उसके साथ में इसी तरीके की हरकतें करता रहता है और उसके बाद में उस लड़की के साथ में दुष्कर्म करता है। अब दोस्तों जब दुष्कर्म करने का ये जो सिलसिला था जब एक बार शुरू होता है तो उसके बाद में फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। अब उसके बाद में सारी चीज़ें होती रहती हैं। लड़की विरोध करती है। अब जब लड़की विरोध करती है तो इस बारे में वो अपनी चाची को बताती है। चाची से कहती है कि जो चाचा है वो मेरे साथ में इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों चाची को चाहिए था कि जब उसकी भतीजी ने उससे इस तरीके की बात कही थी कि उसके चाचा उसके साथ में इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो वो तुरंत अपने पति से बात करती, उसको इन चीज़ों से करने के लिए रोकती। लेकिन उसने भी अपने पति का साथ दिया और उसके बाद में ये लोग उस बच्ची से उसी तरीके से पेश आने लगे। यानी दोनों लोग मिल चुके थे पति पत्नी। अब उस लड़की के साथ में लगातार उसके साथ में शारीरिक शोषण हो रहा था। अब ये जो लड़की है ये घर में विरोध करना शुरू करती है, कहती है इस बारे में सबको बताऊंगी। अब जब इस बारे में सबको बताने की बात आती है तो ये जो फौजी चाचा था और ये जो चाची थी इसकी, उस लड़की का ये चाचा जो है गला दबाता है और गला दबाने के बाद में जब लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है मौके पे ही, तो ये लोग एक प्लान करते हैं और प्लान के तहत मरी हुई उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। अब दोस्तों जब मुंदेर के ये हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में उसे भर्ती कराया जाता है। लेकिन डॉक्टर इलाज जिंदा का तो कर सकते हैं लेकिन मुर्दे का कोई इलाज नहीं होता। उसके बाद में डॉक्टर जो है पुष्टि कर देते हैं ये लड़की मर चुकी है, इसकी मृत्यु हो चुकी है। और उसके बाद में मामला पुलिस तक पहुंचता है, पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद में जो पूरा केस था खुल के सामने आता है। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने इस दंपति के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। बाकी जिस तरीके के भी सबूत इन लोगों के खिलाफ मिलेंगे उस तरीके की कार्रवाई इन लोगों के ऊपर की जाएगी। लेकिन फिलहाल इन दोनों को उस लड़की के मर्डर और उसका यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। अब दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स हैं इसमें पहला कमेंट्स है, सर मैं मोहम्मद मेराज मुरादाबाद यूपी से आपकी कहानी सुनता हूँ, रोज़ सुनता हूँ पर कमेंट्स नहीं कर पाता।
तो मोहम्मद मिराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुरादाबाद से हमारी कहानी सुनते हैं। कमेंट्स भी ज़रूर करा करें। उसके बाद में विनोद उपाध्याय हैं, लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार, कहानी अच्छी लगी पर आप कहानी सुनाने में बहुत एफर्ट और रिसर्च लगाते हैं, ऐसा महसूस होता है। थैंक यू शाहवेज़ मलिक जी। तो विनोद उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि इस तरीके से आपने अपना प्यार दिखाया और ये बात आपने बहुत सच की। एक कहानी को लिखने में, उस कहानी के जो भी एंगल रहते हैं सारे खोजने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस हमारे चैनल पर सुनते हैं और अपने चैनल पर जाकर सुना देते हैं। इत्तेफाक से या फिर कोइंसिडेंस हम लोग इसको बोलें कि उनके व्यूज़ हमसे ज़्यादा आते हैं। उसके बाद में विकी शर्मा जी हैं, लिखते हैं जय श्री राम जी। तो भैया जय श्री राम, कैसे हैं? उसके बाद में अनिल सालुंके जी हैं, लिखते हैं शाबिज जी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी ख्याल रखिएगा। अनिल माथुर जी हैं जो कि जोधपुर से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में गिरीश शंकर करवर हैं, लिखते हैं थैंक्स, आपने मेरा कमेंट सबको बताया। मेरा नाम गिरीश केरवर है और नागपुर महाराष्ट्र से मैं आपकी कहानी सुनता हूं, तो भैया शुक्रिया। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, मैं पहले कहानी सुनता हूं और मेरा सुनने का जो नशा है, फिर बाद में कभी भी कमेंट्स करता हूं। आज फिर मेरा पहला लाइक है और आज लाइक जल्दी है BCC। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में ये कैसा इंसाफ है, रेनू सुल्त्यागी जी शियाना बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, 14 साल का लड़का ऐसी हरकत करता है तो पहले के टाइम में 18 साल का भी ऐसी हरकत उसको मालूम नहीं होती थी। तो अनुज गोदारा जी, आपने बहुत सही बात की, आपका शुक्रिया कि आपने कमेंट्स किया। और उसके बाद में हिरन मगर हैं और लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल आप का कहानी बहुत छोटी होती जा रही है, ऐसा क्योंकि आपकी तबीयत की वजह से है या फिर कोई और बात है? तो हिरन मगर जी, बहन है क्या एक्चुअल में कि हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि हम लोग अपने ऑफिस को तैयार कर रहे हैं। तो इस समय जो कहानियाँ मैं पढ़ रहा हूँ वो अपने बेडरूम से पढ़ रहा हूँ। और कहानी छोटी होने के पीछे रीज़न ये है कि फैमिली में कुछ और मेंबर्स भी होते हैं, तो वो बात करते हैं या फिर कोई घर में बच्चा इधर उधर रोने की आवाज़ आती है, तो इस वजह से कहानी बहुत छोटा करना पड़ रहा है। लेकिन मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि 1-2 दिन की बात है, शटरिंग का काम हो चुका है, उसके बाद में जो ऊपर का स्लैब है उस स्लैब्स का काम हो जाएगा। उसके बाद में बहुत जल्द ही हमारा जो नया स्टूडियो होगा वो आप लोग के सामने होगा। उसके बाद में बानी सिंह हैं, लिखती हैं वेरी बैड। तो भैया आपका शुक्रिया, हाथरस में क्या हुआ था उसकी एनालिसिस कर दो भैया थोड़ा। तो भाई मोहम्मद एजाज जी, मैं ज़रूर करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना प्यारा सा कमेंट्स किया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है, हमारा जो एफर्ट है, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इस बिज़ी शेड्यूल में भी जो भी हमारी कहानियाँ हैं वो लेटेस्ट हैं, नई हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल पर कहानी सुनते हैं और अपने चैनल पर सुना देते हैं। उन लोगों से शिकायत तो नहीं करूँगा, ना ही उन्हें कॉपीराइट क्लेम दूंगा, ना तो कोई स्ट्राइक। लेकिन एक चीज़ मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देखो, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको किसी भी फील्ड में कामयाब होना है और आप चाहते हैं कि आप अच्छी तरक्की करें, तो हो सकता है कि आप जो शॉर्टकट रास्ता चुन रहे हैं वो थोड़े दिनों तक आपका साथ दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा। इसलिए इंसान को बेहतर यही है कि अपने बनाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और अपनी रिसर्च करना चाहिए। लेकिन अफसोस कुछ लोग बस इतना भी नहीं कर पाते। सो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और वीडियो में, किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।